बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन फैमिली तकाफुल एंड जनरल तकाफुल पढ़ना है। मतलब देखें, हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया है। यूनिट 4 के अंदर यही है कि कितनी टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा कि देयर आर टू टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। ब्रॉडर वे में एक जनरल तकाफुल होता है और एक फैमिली तकाफुल होता है। और जनरल तकाफुल के अंदर सेपरेट प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं और फैमिली तकाफुल के अंदर सेपरेट प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ना है कि वो प्रोडक्ट डेवलप किस तरह किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता क्या है। फिर कन्वेंशनल वर्सेस इस्लामिक बैंक या इस्लामिक फाइनेंस के जो प्रोडक्ट हैं, जिस तरह यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस कंपनी का और तकाफुल का प्रोडक्ट क्या होगा। फिर टाइप ऑफ प्रोडक्ट में हम शेरिया कंप्लायंस, शेरिया बेस्ड एंड प्रोसीडो इस्लामिक प्रोडक्ट देखेंगे। व्हाट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखेंगे। फिर डेवलपमेंट इन्वॉल्व इन द आईबी या तकाफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। फिर फंडामेंटल इशू इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। और फिर की कंस्ट्रेंट्स हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट। तो सिंपल वर्ड में प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट दैट माइट सेटिस्फाई अ वांट एंड नीड। क्या हम देखते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है। मतलब कस्टमर परेशान है कि मैं अगर जॉबलेस हो जाता हूँ या मेरी रिटायरमेंट आ जाती है तो उसके बाद मैं कैसे गुजारा करूँगा। तो इस नीड को आइडेंटिफाई किया और उसके अगेंस्ट एक प्रोडक्ट डेवलप कर दिया और उस प्रोडक्ट कस्टमर की नीड पूरी हो रही है कि कस्टमर वो अगर परचेज कर लेता है तो आफ्टर द रिटायरमेंट टिल डेथ तक उसकी वो नीड पूरी हो जाएगी और उसके अगेंस्ट वो कुछ पे करने को भी तैयार है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कस्टमर की नीड पूरी करती है वो मार्केट में ऑफर कर सकें और कस्टमर उसके एंटी ये जो है उसकी प्राइस पे कर सकता हो तो उसको हम प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब उसके बाद आता है कन्वेंशनल में और वर्सेस में। कन्वेंशनल बैंक जो होते हैं, ये कन्वेंशनल जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो जो प्रोडक्ट डेवलप करती हैं उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट थ्रू फुलफिल द कस्टमर नीड। ठीक है। और इस्लामिक बैंकिंग या तकाफुल कंपनी जो प्रोडक्ट डेवलप करती हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट थ्रू फुलफिल द नीड ऑफ कस्टमर। ये तो दोनों में सेम हो गया। एज वेल एज सोसाइटी नीड अकॉर्डिंग टू द शेरिया गाइडलाइन। कि जो शेरिया ने हमें गाइडलाइन दी है हम उसके मुताबिक जो है वो नीड्स पूरी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि तकाफुल को कन्वेंशनल इंश्योरेंस से सेपरेट करती है। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस के अंदर 3 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक शेरिया कंप्लायंस प्रोडक्ट होते हैं। शेरिया कंप्लायंस प्रोडक्ट हम कहते हैं वुड बी वन fulfill the legal Islamic law requirements both in the term of form and substance but not cover public interest। पब्लिक इंटरेस्ट से मुराद ये है कि जो पब्लिक के लिए नहीं है लेकिन अगर उस प्रोडक्ट को दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू द इस्लाम है, रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द शेरिया। मसलन उसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं स्कूक की। अब स्कूक जो है ये पब्लिक का इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ये इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है। बट ये जो प्रोडक्ट है ये जो है कस्टमर की नीड इस्लामिक अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शेरिया। शेरिया बेस्ड प्रोडक्ट हम ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं इज वन दैट फुलफिल द बोथ लीगल एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स। द शेरिया बेस्ड प्रोडक्ट इज शेरिया कंप्लायंट वन एंड रियलाइज द सोशल गोल। जिस तरह मुशारका मुदारबा है, हमने मैरिज के लिए एक प्रोडक्ट डेवलप करता है, तकाफुल एजुकेशन के लिए डेवलप करता है। तो वो एजुकेशन के लिए जो प्रोडक्ट डेवलप होगा वो अकॉर्डिंग टू द शेरिया होगा और उससे एक जो सोशल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही होंगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसी भी प्रोडक्ट के लिए किसी भी कंपनी के लिए वो भी पूरी हो रही होंगी। सोसाइटी का बेनिफिट भी हो रहा होगा। तीसरा हम लोग कहते हैं प्रोसीडो इस्लामिक। प्रोसीडो इस्लामिक हम ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं इज आइडेंटिफाई वन ऑफ द फुलफिल द फॉर्म बट नॉट द सब्सटेंस ऑफ द इस्लामिक लॉ। फॉर्म फुल हो गई मतलब लेकिन इस्लामिक लॉ के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पूरे नहीं हो रहे तो उसको हम प्रोसीडो इस्लामिक कहते हैं। मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर खामियां हैं अभी, ठीक है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। अब आ जाते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, कौन कौन से हो जाते हैं डेवलपमेंट में। व्हाट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कहता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द यूजुअली डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ द आइडिया इनटू द प्रोडक्ट। आइडिया क्या था। आइडिया ये था कि जी के कस्टमर परेशान है कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा। तो हमारे माइंड में एज अ ऑपरेटर आया आइडिया कि यार कस्टमर की ये नीड पूरी करनी है कि आफ्टर द रिटायरमेंट वो किस तरह गुजारा करे। तो उसको इनटू प्रोडक्ट, आइडिया इनटू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, जो भी आइडिया आता है। तो प्रोडक्ट डेवलप साइकिल यूजुअली इंक्लूड आइडिया जनरेशन, कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू द प्रोडक्ट
एंड लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसको हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं कि एक आइडिया आएगा, आइडिया से हम लोग उसको प्रैक्टिकल लाइफ के पॉसिबल बनाएंगे, उसको आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। वो प्रोडक्ट फिजिकल भी हो सकता है और सर्विसेज में भी हो सकता है, एंड उसको फिर लास्ट में लॉन्च कर देंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर अगर इस्लामिक बैंकिंग या तकाफुल की बात करें, इस्लामिक फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं? तो ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। इनमें सबसे पहला मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बेसिकली जो वर्क होता है वो आइडिया जनरेट करना होता है। अब वो आइडिया आप इंटरव्यू से ले सकते हैं, वो आइडिया आप लोगों से क्वेश्चनर के थ्रू ले सकते हैं। आइडिया किस तरह आता है? मसलन हमारा सेल डिपार्टमेंट है, तकाफुल कंपनी है, सेल डिपार्टमेंट रखा होगा जो जाके कस्टमर को देखता है, जिसको हम सेल एजेंट्स कहते हैं। वो कस्टमर के पास जाते होंगे, कस्टमर के पास गए, उसको जाके बताया कि जी हम ये रोड एक्सीडेंट की कवरेज देते हैं, एक प्रोडक्ट है जी हमारा लाइफ इंश्योरेंस का, एक प्रोडक्ट जी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का, एक प्रोडक्ट जी हमारा मैरिज का है कि अगर आप अपने बच्चों की मैरिज के लिए परेशान है कि जी आप जब ये बड़े होंगे तो कहाँ से खर्चा आएगा, आपने ये बताया। वो आगे से कहता है कि यार ये सारी बात तो ठीक है, लेकिन मैं बच्चों की एजुकेशन के लिए बड़ा परेशान हूँ। ठीक है, इट्स मीन कि आपके माइंड में एक प्रोडक्ट एक आ गया कि यार मैं इसको ये 5-6 दिन बेचने हैं, ये मुझे एजुकेशन का प्लान कह रहा है। वही सेल डिपार्टमेंट किसी और के पास जाएगा, तो वो एजेंट जो आपके पास जा रहे हैं, तो पता चला कि जी हम 20 लोगों को मिले, उन 20 में से 20 लोगों ने हमारा तो प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन उसके साथ साथ वो एक कस्टमर नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि जी कोई एजुकेशन के लिए भी आप कोई प्लान बताएं। तो यहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ कि लोग एजुकेशन के लिए भी कंसर्न है, तो हमें एजुकेशन से रेलिवेंट भी कोई प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। इसी तरह हो सकता है कि आप सारे प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और वो आगे से कहे जी मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मेरी तो रिटायरमेंट की डेट आ रही है, रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा, मैं तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, जस्ट लाइक टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर, अब ये रिटायर होने के बाद क्या करेंगे? ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें तो उसको पेंशन मिल रही होगी, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो परेशान है। तो अब उसके लिए उसने कहा जी मैं तो चाह रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद कुछ अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो वो बताएं। तो ये आइडिया जनरेट हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट के माइंड में कि जी कि हमें क्या करना है, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के माइंड में आइडिया आया, जिसको फिर बाद में बिजनेस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? बिजनेस डिपार्टमेंट ने बेसिकली ये बताना होता है कि ये जो आइडिया आप जनरेट करके आए हैं, इसको बनाने पे खर्चा कितना है और इसको इम्प्लीमेंट करने पे खर्चा कितना है, तो क्या ये हमारे लिए विजिबल होगा कि नहीं होगा। ऑपरेशन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसने बाद में जब प्रोडक्ट बन गया, लॉन्च हो गया, तो जिसने बाद में उसके ऊपर वर्किंग करनी है। एक्चुरियल डिपार्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तकाफुल कंपनी के अंदर एक्चुरियल डिपार्टमेंट आर मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान के लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि फैमिली तकाफुल या जनरल तकाफुल है, उसके लिए कंपलसरी है कि 1 फुल टाइम एक्चुरी जो हायर करना। ये क्या काम करता है? ये सबसे पहले तो रिस्क इंश्योर करेगा कि जिस रिस्क के अगेंस्ट आप प्रोडक्ट बना रहे हैं इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो ये बैलेंस आउट करता है रिस्क की प्राइस, रिस्क और प्राइस को। शेरिया डिपार्टमेंट बताएगा कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है ये अकॉर्डिंग टू द शेरिया है कि नहीं है, ये इस चीज़ को इंश्योर करेगा। और लीगल एंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर SECP और स्टेट बैंक है, तो वो ये बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट आपने बताया ये अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान टैक्स लॉ हो गया या दूसरे लॉज हो गए उनके मुताबिक है कि नहीं है। उसके बाद आता है फंडामेंटल इशू इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो सबसे पहला इशू आता है वाई, कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट डेवलप क्यों करना है। वाई अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द रैशनल ऑफ द डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल फर्म पर्सपेक्टिव। कि हम पैसे की ज़्यादा बिजनेस है, बिजनेस जो है हमेशा जब भी वो प्रोडक्ट बनाएगा कुछ भी करेगा तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसके माइंड में आएगा कि यार ये प्रोडक्ट डेवलप क्यों करना है, इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है इसकी। देखिए ना, जिस तरह हमने कहा 20 लोगों के पास गया एजेंट और उसमें से 12 लोगों ने 10 लोगों ने कहा कि जी हमें तो इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तो समझ आ रहा है कि एक मार्केट शेयर है। 20 में से 10 लोगों ने कहा, इट्स मीन 50% कस्टमर जो है वो नीड कर रहे हैं। लेकिन आप 20 लोगों के पास गए, उसमें सिर्फ एक बंदे ने कहा कि मुझे तो इस तरह की नीड है, तो आप एक बंदे के लिए आप एक अलग प्रोडक्ट डेवलप नहीं करेंगे। तो उसके बाद वाई के बाद आता है बट। नीड आइडेंटिफाई हो गई, ठीक है। अब वाई के वो कहता है आउटडेट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, पुराना प्रोडक्ट आउटडेट हो गया। बिजनेस ग्रोथ के लिए आप पहले से 3 प्रोडक्ट लेके चल रहे थे, आप चाह रहे हैं कि अब एक चौथा प्रोडक्ट हो। जिस तरह हमारे यहाँ तकाफुल कंपनी बनती है, पहले वो जनरल इंश्योरेंस का या जनरल तकाफुल का या फैमिली तकाफुल का वो सर्टिफिकेट लेते हैं, जब वो फुलफिल कर लेते हैं अब वो चाह रहे होते हैं कि साथ दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो बिजनेस ग्रोथ के लिए आप प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं। थर्ड कहता है चेंज द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होगी। पहले कस्टमर सोचता ही नहीं था कि जी मैंने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान लेना है, बच्चों की मैरिज के लिए प्लान लेना, ये चीज़ें पहले हमारे यहाँ नहीं सोची जाती थी कि इसकी भी इंश्योरेंस करवाई जाए।
अब कस्टमर की नीड रिक्वायरमेंट चेंज होगी। चेंज इन द लॉ एंड रेगुलेटरी, जी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए। जिस तरह हमारे यहाँ जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पहले वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे थे, रूल्स आ गया कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने अपने प्रोडक्ट के साथ साथ तकाफुल की भी विंडोज ओपन करनी है। तो चेंज हो गया लॉ, तो अब आपको तकाफुल के प्रोडक्ट भी डेवलप करने पड़ेंगे। एंड ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपका जो पुराना प्रोडक्ट था वो एक्सपायर हो गया, लोग अब उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इनोवेशन, इनोवेशन में आप मार्केट पेनिट्रेशन से मुराद है कि आप किसी नई मार्केट के अंदर या पुरानी मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाना चाहते हैं जहां पर आपकी जगह नहीं है पहले, तो इसलिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करेंगे जो आपके कंपटीटर्स के पास ना हो। न्यू मार्केट डेवलपमेंट, आप कोई नई मार्केट देख लेते हैं जहां पर पहले कोई भी नहीं है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपने प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। डिवर्सिफिकेशन कर लेते हैं आप, और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। उसके बाद वट, क्या करें, तो वट क्या है, पार्टनरशिप बेस होनी चाहिए, ट्रेड बेस होनी चाहिए, रेंटल बेस होनी चाहिए, फी बेस। देखिए हमने डिफरेंट मेथड पढ़े हैं जो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर मोड ऑफ फाइनेंसिंग। हमने मॉडल्स का पिछला चैप्टर मॉडल्स का पढ़ा, उसके अंदर देखा मुदारबा मॉडल हो सकता है, वो पार्टनरशिप बेस है, वकाला मॉडल फीस बेस है, ठीक है। तो हमने कौन से मॉडल के ऊपर जो है डिपेंड करते हुए प्रोडक्ट डेवलप करना है, आया वो मुशारका मुदारबा की बेस पे हो, वकाला की बेस पे हो, वक्त की बेस हो, या इनका मिक्सचर हो, तो वो डिसाइड करेंगे। और उसके बाद हाउ टू कहते हैं व्हाट रिलेट टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। जिस तरह मोस्टली जनरल तकाफुल के अंदर हम लोग वक्त मॉडल यूज कर लेते हैं, फैमिली तकाफुल के अंदर हम मुदारबा भी यूज करते हैं, वकाला भी यूज करते हैं, और मिक्सचर भी यूज करते हैं। अब आ जाता है हाउ मीन कि किस तरह जनरेट किया, का आंसर हाउ डिटेल द प्रोसेस एंड पीपल इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसको हम देखते हैं। तो हाउ को अगर आंसर देखें तो ये कुछ स्टेप हैं जिनसे गुजरते हैं। मेथड ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब मेथड की अगर बात करें तो दो तरह के मेथड होते हैं, एक रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, एक इनोवेशन होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप इंश्योरेंस कंपनी कन्वेंशनल मेथड में से कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उस प्रोडक्ट में देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द शरिया नहीं है, और उनके अंदर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देते हैं, और उसी प्रोडक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम से शरिया के वो रिजॉल्व करके एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। दूसरा हमारे पास कहलाता है इनोवेटिव इंजीनियरिंग। इनोवेटिव इंजीनियरिंग से मुराद क्या है कि आप फर्स्ट टाइम कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो पहले से मार्केट में नहीं है, ना कन्वेंशनल सिस्टम में ना इस्लामिक सिस्टम में, तो उसको हम कहते हैं इनोवेटिव इंजीनियरिंग। आप दोनों में से कोई भी, रिवर्स इंजीनियरिंग हमारे यहाँ ज्यादा, क्योंकि इंश्योरेंस की या कन्वेंशनल बैंकिंग की हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं दोनों फील्ड, और इस्लामिक बैंकिंग भी न्यू फील्ड है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बैंकिंग, और तकाफुल भी न्यू फील्ड है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल इंश्योरेंस। तो इसलिए अभी इसके अंदर ग्रूम बहुत है। अभी हमारे पास इंश्योरेंस के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हमने तकाफुल में कन्वर्ट नहीं किया, तो एक ईजी वे है, हम इंश्योरेंस का प्रोडक्ट उठाते हैं और उसके अंदर चेंजेस करके उसको तकाफुल का प्रोडक्ट बना देते हैं। बट अगर न्यू प्रोडक्ट बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ये प्रोसेस है कुछ। तो प्रोसेस देखते हैं सबसे पहले कि कुछ स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई आइडिया जनरेशन। आप सबसे पहले आइडिया जनरेट करते हैं। जिस तरह उसकी मैंने एग्जांपल दी कि हमारे सेल डिपार्टमेंट जो सेल एजेंट है कस्टमर के पास जाते होंगे और वहां से वो आइडियाज लेते होंगे कस्टमर की नीड क्या। जब वो आइडिया ले आते हैं तो फिर उस आइडिया की स्क्रीनिंग होती है। आइडिया स्क्रीनिंग से मुराद क्या है कि अब आपने 20 लोगों के पास एजेंट गए, उनमें से 10 का आंसर आया कि जी आपका ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हम खरीद रहे हैं, लेकिन हमें इसके साथ एजुकेशन का प्रोडक्ट चाहिए, हमारी ये ज़रूरत है, हम एजुकेशन के लिए बच्चों की बड़े परेशान हैं। अब आप क्या करेंगे कि आपकी जितने एजेंट्स टीम होगी आप उनको ये आइडिया दे देंगे कि भाई आपने अब जब किसी कस्टमर के पास जाना है तो उसको बताना है कि जी हमारे ये 6 प्रोडक्ट हैं, हम इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं, एक मेडिकल का है, एक मैरिज का है, एक एक्सीडेंटल है, ये है। और साथ खुद क्वेश्चन कर लेना है कि आप एजुकेशन का प्रोडक्ट तो नहीं चाहते। मतलब पहले लोग आपको कह रहे थे, अब आप अपने एजेंट्स को खुद कह देंगे कि लोगों से कंफर्म। उसकी रीजन है कि आप मार्केट स्केल चेक करना चाह रहे हैं कि मार्केट में कितना पोटेंशियल है एजुकेशन का, कितने कस्टमर हैं या कितनी जनरल पब्लिक है जो कि नीड करती है एजुकेशन को। आप वो उस आइडिया को, उसको हम कहते हैं आइडिया स्क्रीनिंग, कि आप खुद अब लोगों से जाके उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद कंसेप्ट पेपर, फिर जो आइडिया आता है उसको कंसेप्चुअली पेपर पे डेवलप करते हैं। पेपर पे डेवलप करने से मुराद ये है जिस तरह जस्ट लाइक हमने घर जब बनाना होता है तो घर बनाने के लिए हम ये नहीं करते कि जी प्लाट खरीद लिया, उसके ऊपर मिस्त्री बुला लिया, ईंटें सरिया मंगा के शुरू कर दिया। हम सबसे पहले घर प्लाट खरीदने से पहले या प्लाट खरीदने के बाद सबसे पहले कागज पे घर को डेवलप करते हैं, जस्ट लाइक जिसको हम नक्शा कहते हैं।
ठीक है। नक्शे का पर्पस क्या होता है कि जब आप बनाएं तो आपको पता होगा कौन सी ईंट किधर लगनी है, रादर देन कि उस टाइम आप सोच रहे हो। प्लानिंग हो जाती है, आपका सिस्टम डेवलप हो जाता है, आपका टाइम सेव हो जाता है, आपको कमी बेशियां पता चल जाती हैं। तो इसी तरह जब हम सर्विसेज में कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं या फिजिकल, तो वो ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, हम पहले उसको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसको पेपर पे बनाते हैं कि ये क्या कैसे होगा, किस तरह वर्किंग होगी, क्या पॉलिसीज होगी, कंसेप्ट पेपर बनाते हैं। कंसेप्ट पेपर के बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है। अब उस प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाएगा कि मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए जाएंगे, उसकी प्राइस डिफाइन की जाएगी। जब आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब सेंड टू द अप्रूवल, जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया तो उसके बाद वो सेंड कर देता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। मार्केट डिपार्टमेंट देखता है, क्योंकि ये आइडिया मार्केट डिपार्टमेंट ने जनरेट किया था। अब मार्केट डिपार्टमेंट देखता है कि यार जो मैंने आइडिया जनरेट करके इनको दिया था क्या वही प्रोडक्ट बन रहा है। बिजनेस डिपार्टमेंट ये कंफर्म करेगा कि भाई इन्होंने कहा है कि जी ये प्रोडक्ट है, इसका ये रिस्क है जो बनाया और इसकी हम ये प्राइस चार्ज करेंगे, तो क्या ये फिजिबल है हमारे लिए कि इस रिस्क के लिए इस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट डेवलप किया जाए। ऑपरेशन डिपार्टमेंट देखेगा कि यार ये जो इन्होंने लिखा है इसके ऊपर प्रोसेस, इसकी वर्किंग कंडीशन वगैरह लिखी है कि किस तरह हम कस्टमर को अप्रोच करेंगे, फिर हमारे पास आएगा, उसका अकाउंट बनेगा, फिर उसकी वर्किंग होगी, तो क्या ये ऑपरेशनली फिजिबल है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस होनी चाहिए। एक्चुरियल डिपार्टमेंट मोस्टली हेड होगा सबसे ज्यादा अथेंटिक तकाफुल कंपनी में, वो ये देखेगा क्या ये पॉसिबल है कि इस प्राइस के ऊपर इस रिस्क को इंश्योर किया जाए, क्या ये फेयर है। देखिए अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाई होगी तो कस्टमर के साथ ज्यादती हो जाएगी, और अगर प्राइस बहुत कम होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो एक्चुरियल डिपार्टमेंट ने बेसिकली बैलेंस आउट करना होता है सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। उसके बाद शेरिया डिपार्टमेंट ने देखना है कि ये जो प्रोडक्ट डेवलप हो गया और इसके जो प्रोसीजर्स वगैरह लिखे हुए क्या वो अकॉर्डिंग टू द शेरिया कि उसमें कुछ चेंजेस करना है। और लीगल एंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि क्या ये पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक है कि नहीं है। अगर तो ये सारे एग्री हो जाते हैं या इनमें कोई इशू आता है, तो अगर कोई इशू आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को मॉडिफिकेशन के लिए वापस प्रोडक्ट डिजाइन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। और अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, डिपार्टमेंट भेजा, उसने चेंजेस करके वापस दी, फिर चेंज, तो ये सर्कल उस टाइम तक चलता रहता है जब तक ये सारे डिपार्टमेंट उस पर एग्री नहीं हो जाते। जब ये सारे डिपार्टमेंट एग्री हो जाते हैं तो फिर क्या किया जाता है, उस प्रोडक्ट को इफ एक्सेप्ट के प्रोडक्ट एक्सेप्ट से मुराद इन सारे डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर ये जो सेंड ऑफ अप्रूवल, ये जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ ये सेंड कर दिया जाता है डेवलप डॉक्यूमेंट, कि उस डिपार्टमेंट को जो डॉक्यूमेंट आप डेवलप कर। देखें पहले आपने सिर्फ बनाया था, अब डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, मार्केटिंग के लिए वो जो ब्रोशर वगैरह बनाने पड़ेंगे, कस्टमर से जो डॉक्यूमेंट पे साइन वगैरह फॉर्म फिल करना होगा, उसके अंदर ज़ाहिर आपने जो पहला फॉर्म बनाया होगा उसमें तो एजुकेशन का प्लान ही नहीं है, ठीक है, तो रिटायरमेंट प्लान ही, तो अब जो नया डॉक्यूमेंट बनेगा उसके अंदर ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। टर्म एंड कंडीशन के लिए डॉक्यूमेंट डेवलप करने पड़ेंगे, तो आप फिर डेवलप करेंगे डॉक्यूमेंट डेवलप करने के साथ साथ ये दोनों काम पैरेलल हो रहे होंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट टीम है वो प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंट डेवलप कर रही होगी, और उसके लिए जो सिस्टम की टीम होगी, मतलब जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लोग हैं वो सिस्टम डेवलप, क्योंकि आपके पास जो ई का डेटा होगा, जो सिस्टम होगा, जो उसके अंदर पहले एजुकेशन की कोई कंसेप्ट ही नहीं था, तो आप उसके अंदर भी डेवलपमेंट कर रहे होंगे। तो आप एक साइड पर डॉक्यूमेंट डेवलप कर रहे होंगे, एक साइड पर अपना सिस्टम डेवलप कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ पायलट टेस्टिंग करेंगे। जब ये दोनों काम हो जाएंगे फिर आप पायलट टेस्टिंग करेंगे। पायलट टेस्टिंग से मुराद क्या है कि आप कुछ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन चूज करेंगे और उस पर चेक करेंगे कि क्या इस प्राइस के ऊपर इस प्रोडक्ट को कोई खरीदने के लिए तैयार है, इस पॉलिसी को कोई खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं। पायलट टेस्टिंग होगी, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगे, फीडबैक आएगा, फीडबैक जो होगा आप यहाँ पर ये जो फीडबैक आएगा ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट को देंगे, उसके अंदर दोबारा एडजस्टमेंट करेंगे, और उसके बाद आप स्टाफ की ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि आपने पहले जो सेल एजेंट रखे हैं वो जाके जब चीज़ बेचते हैं तो उनको पता है कि जी एक्सीडेंटल प्रोडक्ट किस तरह सेल आउट करना है, उनको पता है कि जी कि मैरिज का प्रोडक्ट किस तरह सेल आउट करना है, उनको पता है लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट किस तरह, उनको ये नहीं पता एजुकेशन का किस तरह। तो आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे होंगे, और जब ये सारे काम हो जाएंगे, देखें आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, आपके पास सिस्टम तैयार हो गया, आपके लोग तैयार हो गए, अब आप क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। जब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो दो ऑप्शन है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। लेकिन इसके साथ साथ जब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आप पोस्ट लॉन्च रिव्यू करते रहेंगे। पोस्ट लॉन्च रिव्यू से मुराद ये है कि आपने जिन चीज़ों को सोचते हुए, यहाँ से आइडिया स्क्रीनिंग की थी, आइडिया जनरेशन में जिन चीज़ों को सोचते हुए आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है,
क्या उसी तरह काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या रिस्क ज्यादा तो नहीं है, जो आपने रिस्क सोचा था, एस्टिमेट किया था, क्या उससे ज्यादा रिस्क तो नहीं है। अगर वो रिस्क होगा तो आप फिर प्रोडक्ट डिजाइन में जाके चेंज करेंगे। प्राइस ज्यादा या कम है तो उसको देखेंगे। वर्किंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही उसको देखेंगे। तो जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं तो पोस्ट लॉन्च रिव्यू देखते रहते हैं, साथ साथ चीज़ों को देखते रहते हैं कि क्या लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जिन ऑब्जेक्टिव को सेट करते हुए प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था, डेवलप किया गया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और पोस्ट लॉन्च करते रहेंगे। तो ये आपका एक प्रोसेस है। जब किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट को डेवलप कर लें या सर्विसेज के अंदर प्रोडक्ट को डेवलप कर लें, इस्लामिक बैंकिंग में डेवलप कर लें या तकाफुल में, तो यही एक सिंपल प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं। अब आ जाता है कि कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है, प्रॉब्लम क्या आता है जब आप प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चाहिए। मसलन हमारे यहाँ टैक्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मसलन इस्लामिक बैंकिंग के अंदर हमने एक प्रोडक्ट यूज करते हैं इस्लामिक बैंकिंग के अंदर इस्तिस्ना। अब वो सेल एग्रीमेंट है। अब सेल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सेल टैक्स लगता है। अगर बैंक इस्तिस्ना के ऊपर सेल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा तो वो तो प्रोडक्ट ही बहुत कॉस्टली हो जाएगी। देखिए वहां पर क्या है, पहले बैंक ने प्रोडक्ट परचेज करना है और फिर परचेज करके उसने क्लाइंट को सेल आउट करना है। तो 2 दफा सेल टैक्स लगेगा। तो अगर 15% भी सेल टैक्स हो तो 30% सेल टैक्स की वजह से प्राइस ही बहुत हाई हो जाएगी। तो इट्स मीन कि हमारे समटाइम रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हमें इस्लामिक प्रोडक्ट जब डेवलप करने पड़ते हैं तो उनके अंदर लेजिस्लेशन करनी पड़ती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करने पड़ते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन इन्वायरमेंट के बाद सेकंड पॉइंट समटाइम आता है की कंडीशन, मार्केट कंडीशन। समटाइम लिमिटेड मार्केट होती है। देखिए अभी भी हमारे यहाँ टोटल पॉपुलेशन देख लें और इंश्योरेंस या तकाफुल कंपनी का साइज चेक कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो रेदर देन इंश्योरेंस कंपनी या तकाफुल कंपनी के पास जाने से वो अपनी कमेटीज डाल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा देते हैं। तो लिमिटेड मार्केट है। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फॉर द कन्वेंशनल इस्लामिक बैंक, कन्वेंशनल बैंक जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो बड़ा कंपटीशन है आपका। इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट पूरी नहीं मिलती हमें, सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड हमें नहीं पता चलता, कस्टमर एक्सेप्टेंस के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है। तो रिस्क है, मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस रिस्क इन्वॉल्व है, ज्योग्राफिकल रिस्क इन्वॉल्व है और कंपटीशन रिस्क ये इन्वॉल्व है जब आप नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। उसके बाद तो ये आपने याद रखने के कौन कौन से हमारे पास रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ अजम्पशन की कंस्ट्रेंट्स थी जिनको फेस करना पड़ता है एज अ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर एंड रिसोर्स, क्या समटाइम ऑर्गेनाइजेशन इश्यू होते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रखती कि वो उस प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे। उसके बाद एक्सपीरियंस एंड नॉलेज स्टाफ नहीं होता, ठीक है, अप्रोप्रिएट सेल्स स्टाफ नहीं है, एब्सेंस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट यूनिट नहीं है, कि मतलब हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम ही नहीं है, हम सिर्फ वही प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो कि कंपटीशन के में पहले से मार्केट में पाया जाता है। तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ये काम करेंगे तो स्ट्रेटेजिक रिस्क है और रेपुटेशन रिस्क है कि लोग डरते हैं कि यार मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं, वो मार्केट में एक्सेप्ट ना होना तो मेरी गुडविल खराब हो जाएगी, तो जो मेरे पुराना जो मेरा बिजनेस है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो रेपुटेशन रिस्क से डरते हैं कि रिप्यूट ना मेरी खराब हो जाए। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है प्रोसेस प्रॉब्लम आ जाता है। प्रोसेस का प्रॉब्लम है प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। समटाइम प्रोडक्ट ऐसा होता है जो कि हमने पहले डील नहीं किया होता है या वो कम्प्लेक्स ज़्यादा होता है। शेरिया कंप्लायंस एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं, शेरिया के बड़े कंप्लायंस आ जाते हैं हमारे यहाँ कि इस तरह ये प्रॉब्लम है, ये शेरिया रूलिंग की वजह से समटाइम प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। आईटी एडोप्शन और एमआईएस, हमारे यहाँ लोग आईटी को यूज करने से अभी भी कतराते हैं। लोग टाइम टू डेवलप प्रोडक्ट डेवलप करने पे टाइम लगता है, कंपनीज डरती हैं प्रोडक्ट डेवलप करने पे कि हम इतना टाइम क्यों लगाएं, तो इसलिए वो जो रेडीमेड प्रोडक्ट मिलते हैं उसी पे काम कर रहे होते हैं। प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं है हमारे पास, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स कंपनीज हमारे यहाँ नहीं है, हाईली कॉस्ट है हमारे यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट रिस्क, इसकी वजह से क्रेडिट रिस्क है, अपॉर्चुनिटी रिस्क आ जाता है, ऑपरेशनल रिस्क है, शेरिया कंप्लायंस रिस्क है कि अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो कि शेरिया इशू है तो सेंट्रल बोर्ड शेरिया बोर्ड उसको अप्रूव नहीं करेगा तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। टेक्निकल आईटी रिस्क आ जाता है आपके पास। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट रिस्क है कि हो सकता है आप मार्केट में जब लॉन्च करें तो लोग उसको एक्सेप्ट ना करें। इसके अलावा हमारे पास तो ये हमारे की कंस्ट्रेंट्स थे कुछ। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, 4 की कंस्ट्रेंट हमने पढ़े। इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट है, मार्केट कंडीशन है, उसके बाद स्ट्रक्चर रिसोर्स है, उसके बाद हमने प्रोसेस, और इनके अंदर डिफरेंट रिस्क हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ये था टोटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन तकाफुल या इस्लामिक बैंकिंग। जज़ाकल्लाह।